नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज का अपना ये जो सेशन है, इसमें हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर हम पीवाईक्यूज के थ्रू अपने प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। अक्सर जो टॉपर्स होते हैं, जो प्रीलिम्स को बार बार क्लियर भी करते हैं, उन सबसे अगर आप बात करेंगे तो एक फैक्टर बड़ा कॉमन नजर आता है। वो ये कि भाई उन्होंने बार बार पीवाईक्यूज के ऊपर अपनी नजर घुमाई होती है। पीवाईक्यूज से हिंट हमें देखने को मिलते हैं। ये आपको एक ट्रेंड भी देखने को मिलेगा कि लेट्स से 5 वर्ष पहले जो कोई पीवाईक्यू आया था, उसी के कुछ ऑप्शन से निकालकर नया पीवाईक्यू आ जाता है। ये 2 से 3 साल में रिपीट होता हुआ ट्रेंड हमें नजर आता है। केवल यूपीएससी ही नहीं, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले वेरियस एग्जाम्स, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो या फिर बाकी जियो साइंटिस्ट वगैरह का एग्जाम हो, वहां से भी हमें देखने को मिलता है कि वहां के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनसे भी निकलकर क्वेश्चंस हमारी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। कई बार एज इट इज रिपीट भी हो जाते हैं, नहीं तो जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, उनके जो ऑप्शंस आते हैं, उनमें से डिटेल्ड क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं। आज का हमारा ये जो सीरीज है, जिसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका मकसद बड़ा सिंपल है। वो ये कि भाई आपको पीवाईक्यूज के ऊपर अपनी पकड़ बनानी होगी, सो दैट प्रीलिम्स को क्लियर करते समय कोई इशू नहीं आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले दोस्तों, इस सीरीज में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो बहुत बड़े मुद्दे जो प्रीलिम्स में हमें फेस करना पड़ते हैं, वो है एक तो सी सेट के ऊपर हमारी पकड़ उतनी नहीं होती, खास करके जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में सी सेट को मजबूत करने के लिए आपको हेल्प करेगा हमारा ये सी सेट का क्रैश कोर्स, जिसे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया गया है। पीवाईक्यूज की मदद से आपको ये पूरा का पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। एंड आप इसमें यकीन माने कि बहुत ही कम टाइम में, लगभग 20 घंटे की वीडियोस हैं, जिनमें आप अपना जो पीवाईक्यूज का कॉन्सेप्ट है, यानी कि पीवाईक्यूज जो हैं, उनसे निकलकर आए हुए क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एग्जाम को आसानी से पास कर पाएंगे। दूसरा है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई फोकस इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीख कर नए क्वेश्चंस बनाना एंड वहां से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। तो ये टेस्ट सीरीज है। आप इसे हमारी www.tayari360.com पे वेबसाइट पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओनली एट 199। एंड सी सेट का जो कोर्स है वो 999 में आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज पॉलिटी के 2013 के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड देखिए, बार बार किस तरह से ट्रेंड भी हमें समझना है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सो यू विल लाइक इट। चलिए, क्या कहता है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल फॉलो इफ द मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। देखिए, लोकसभा से मनी बिल पास होता है, राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा उस मनी बिल को अगर अमेंड कर देती है, सब्सटेंशियली अमेंड कर देती है, तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन होगा, क्या एक लेट्स से पॉसिबिलिटी बनती है। पहला क्या है, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एंड एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। सो लोकसभा चाहे तो प्रोसीड कर सकती है बिल के साथ, उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, वो लोकसभा की मर्जी है। दूसरा क्या है, लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल एनी फर्दर। तीसरा क्या है, लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। एंड चौथा क्या है, द प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। मनी बिल की बात हो रही है, ऑर्डिनरी बिल की बात नहीं हो रही है। सो इसमें क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन है ए। अब देखिए, जो मनी बिल होता है, इसमें लोकसभा की जो पावर्स हैं कंपैरेटिवली राज्यसभा से ज्यादा हैं। एंड अगेन 110 में जो मनी बिल के प्रोविजंस दिए गए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मनी बिल में क्या क्या आता है वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार मैंने जब अपनी लाइफ में प्रीलिम्स दिया था, ये क्वेश्चन एज इट इज आया था कि भाई मनी बिल इनमें से क्या क्या होगा, कौन से मनी बिल नहीं होंगे। एंड आई कुड, बिकॉज मेरे ये प्रोविजंस याद थे, तो आई कुड वेरी इजीली क्लियर दिस, राइट। तो हमें ये प्रोविजंस याद करने होंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो ये कि भाई देखिए, क्योंकि मनी बिल की बात हो रही है, राज्यसभा की पावर्स हमेशा कम होती हैं, एंड राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू रिजेक्ट और अमेंड एनी मनी बिल विच कम्स फ्रॉम लोकसभा। दूसरी बात यह कि अगर राज्यसभा मनी बिल को लेट्स से एक्सेप्ट नहीं करती है एंड उसके ऊपर सिट करती है, आइडियली सिट करती है, 14 दिन से ज्यादा जैसे ही हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो जो बिल है इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय राज्यसभा। सो राज्यसभा हैज वेरी लिमिटेड पावर्स ऑन मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहली क्या है, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और more स्टेट्स एट द सेम टाइम। दूसरा क्या है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट
एंड चौथी क्या है, कहते जी इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। अब आपको यहां पे बताना है कि भाई सही स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने कहा जी सही जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सी। कौन सी स्टेटमेंट, कहता है जी नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। देखिए ये वाली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, गवर्नर जो है इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर से जुड़ी हुई रिमूवल की कोई प्रोविजन हमें नहीं दी गई है। गवर्नर फंक्शंस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस दिन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समाप्त हो जाता है, गवर्नर को रिजाइन करना रहता है या गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। अगर बाकी की स्टेटमेंट्स की मैं बात करूं, देखिए ऐसा हमें देखने को मिलता है जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया हमारे संविधान में, जिसमें जो गवर्नर्स हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाने की पावर दी गई, यानी कि उनके जो रोल्स हैं उनको बढ़ाया गया और ये प्रावधान लाया गया कि एक गवर्नर को एक से अधिक स्टेट का प्रभार संभालने के लिए दिया जा सकता है। सो ये हमें यहां पर देखने को मिलता है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट दैट इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, अब देखिए जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है दीज आर अगेन अपॉइंटेड बाय हुम, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमने अभी बताया कि भाई वो बिल्कुल सही है। एंड लास्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी थी, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सेटअप, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन लोकसभा ओनली। दूसरा क्या है, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स। नाउ ये बोथ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। देखिए पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि भाई अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन लोकसभा, बहुत ही नेचुरल सी बात है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को या बिल को लाया जा सकता है। एंड व्हेन इट सेज ऑल द स्टेट नीड्स टू रेटिफाई सच बिल्स, जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात की जाती है। देखिए देयर इज आर्टिकल 368 जिसमें इस तरह के जो बिल्स हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाते हैं या जो फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आते हैं उनको किस तरह से अमेंड किया जाता है उसका प्रोसीजर दिया गया है। अब उस प्रोसीजर को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने वाले बिल्स होते हैं उसमें स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या आ जाता है। स्पेशल मेजोरिटी में हमारी जो स्टेट्स हैं उसमें 50% ऑफ द स्टेट्स को सिंपल मेजोरिटी के साथ उस बिल को रेटिफाई करना होता है। ऑल द स्टेट्स जो है ये जो स्टेटमेंट है ये यहां पर गलत हो जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए दैट इज डी, नीदर 1 नॉर 2। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोसीजर है वो कहां दिया गया है, 368 में दिया गया है। एंड वो 368 में मैंने आपको बताया कि 50% ऑफ द स्टेट्स उसे रेटिफाई करती हैं। एंड राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का जो बिल है वो लाया जा सकता है, बाय मिनिस्टर भी लाया जा सकता है, इट कैन बी अ प्राइवेट मेंबर्स बिल ऑल्सो। एंड एक चीज और नोट करके चलें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का जो बिल होता है इट नीड नॉट बी गिवन प्रायर अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनमें से क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पावर्स हैं। तो सबसे पहले है टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, दूसरा है बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, तीसरा है स्पीक इन दी लोकसभा एंड चौथा है वोट इन दी लोकसभा। अब ये तीनों ही चीजें सही हैं, चौथा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है क्योंकि वोटिंग पावर हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनके पास नहीं है। सो राइट ऑप्शन शुड बी 1, 2 एंड 3। अब अटॉर्नी जनरल से जुड़े हुए जो प्रोविजंस है वो हमें आर्टिकल 76 में देखने को मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अटॉर्नी जनरल की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसमें लीगल एडवाइस प्रेसिडेंट उनको कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी कुछ और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की यह भी एक पावर है कि वो किसी भी कोर्ट में भारत में एज एन ऑडियंस बैठकर
उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। तो ये हमें यहां पर याद रखना होगा। अब क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। सो एनडीसी, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन एंड जोनल काउंसिल। अब देखिए 2013 का क्वेश्चन है, तो वहां पे उस समय प्लानिंग कमीशन वाज रेलेवेंट। वी ऑल नो कि नीति आयोग 2015, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो गया था। आफ्टर दैट प्लानिंग कमीशन बिकम इररेलेवेंट। सो एनी हाउ, इन तीनों की अगर मैं बात करूं, इनमें से तीनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑल थ्री आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इनफैक्ट अगर हम एनडीसी की बात करें, एनडीसी आप देखेंगे इस 2013 में हमें 3 क्वेश्चंस कम से कम इस पे देखने को मिलते हैं, बिकॉज इट वाज इन न्यूज इन दैट ईयर। अब एनडीसी की अगर मैं बात करूं तो प्रपोजल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 अगस्त में इसे सेटअप किया गया था। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950 एंड अगेन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसको लाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि नीति आयोग 2015 में आ गया, तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन जो है वो इररेलेवेंट हो गया, खत्म हो गया। एंड उसकी अगर बात करें जोनल कमीशन, जोनल काउंसिल्स की, तो देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा जोनल काउंसिल्स को एस्टैब्लिश किया गया था, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। एंड उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को भी 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के द्वारा लाया गया था। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी नंबर 5। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता था, पार्लियामेंट कैन मेक any law for whole or any part of India for implementing the international territories। देखिए अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कहां से आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सर सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस में से निकलकर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं वो क्या कहते हैं। कहते हैं जी पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ रिलेटिंग टू और फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया विच इंप्लीमेंट्स द इंटरनेशनल ट्रीटीज। इसके लिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स और विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स और विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड और विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। अब देखिए यहां पर पार्लियामेंट को इस तरह का लॉ बनाने के लिए किसी स्टेट का कोई कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज डी। एंड इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, जो सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए, वो हमें पता होने चाहिए। सो बेसिकली इसमें आर्टिकल 253 इज इंपॉर्टेंट, जो हमें यहाँ पे ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो भारत के किसी एक हिस्से के लिए या पूरे भारत के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। इसी के साथ आर्टिकल 248 जहां से हमें ये पूरा जो पार्ट देखने को मिलता है। अब 248 में रेजिडुअरी पावर्स जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है। वी ऑल नो दैट 7th शेड्यूल 3 लिस्ट हैं, सेंटर स्टेट एंड कंकरेंट। अब कंकरेंट लिस्ट या सेंटर स्टेट में भी कोई अगर सब्जेक्ट नहीं लाई करता है, उस पे कौन कानून बनाएगा, तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी। आर्टिकल 248 में इसका प्रावधान दिया गया है। आफ्टर दैट 249 पार्लियामेंट को ये एबिलिटी देता है टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा अप्रूव्स द रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड अगर उसके बाद हम बात करें, अब देखिए ये जो 249 में बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, जब राज्यसभा उसे अप्रूवल देती है, तो इस तरह का जो बिल है इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर की रहती है। इस तरह के रेजोल्यूशन की जो वैलिडिटी है 1 ईयर की रहती है। एंड ये जो रिक्वायर करता है रेजोल्यूशन, ये हर समय में इसको अगेन इसे जो है आपको पास करना पड़ता है। तो इसके बाद क्या आता है जी 252 परमिट्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट द मैटर्स और द लॉ इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स जो हैं रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करती हैं। आर्टिकल 250 हमें देखना चाहिए, लेजिस्लेट करने की पावर देता है पार्लियामेंट को ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़े हुए, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज अगेन फेडरलिज्म से जुड़े हुए प्रोविजंस हैं। 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता है जी गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज पीसा एक्ट ऑफ 1996, which one of the following is not identified as its objective। नाउ पैसा का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। सो पहला है प्रोवाइडिंग सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए आपको इसको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा 1990s में जो हमारे जो पंचायती राज आए थे, या जो 1992 में पंचायती राज एक्ट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 73rd एंड 74th के द्वारा हमारे ये जो सेल्फ गवर्नमेंट के एक्ट लाए गए थे, इसमें पंचायत को एक्सक्लूड किया, सॉरी जो ट्राइबल एरियाज है उसमें एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, उसको लाने के लिए या शेड्यूल्ड एरियाज में इस एक्ट को पंचायती राज को एक्सटेंड करने के लिए पीसा एक्ट लाया गया था 1996 में। एंड व्हेन वी से पीसा एक्ट,
अगर हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स पता है तो बड़े लॉजिकल से ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो क्या है, प्रोवाइडिंग सेल्फ गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स। दूसरा क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स, यस। तीसरा क्या है, क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, एंड चौथा क्या है, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। नाउ आपको ये दो जो ऑप्शंस हैं बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस है, यहां पे कोई परेशानी नहीं आएगी। जो तीसरा एंड चौथा ऑप्शन है, टू फ्री दी पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ऑफ कोर्स ये भी एक लॉजिकल सा ऑप्शन है। एंड क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरिया, ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव हो गया, जो कि सब्जेक्टिव नहीं है। इसका अगर आपको पता है तभी आप करेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। बट यस, क्योंकि तीनों जो ऑप्शंस है बड़े जनरल से ऑप्शंस है, तो आप अगर यहाँ पे एलिमिनेशन मार्क से भी जाएंगे तो आप ये वाला राइट ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं। तो इसमें अगेन देखिए, मैंने आपको बताया कि क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस रीजन्स जो है ट्राइबल एरियाज में, ये जो है पंचायती का ये जो एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर हम बात करें पंचायती एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज 1996 की, भुरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिससे पंचायतों को लाया गया था, उसे शेड्यूल्ड एरियाज में यहां पर एक्सटेंड किया गया था। एंड इस एक्ट के द्वारा ग्राम सभा को एक्सटेंसिव पावर ऑफ दी गई थी ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, लैंड एक्विजिशन, ट्रेडिशनल राइट्स, ऑनरशिप ऑफ माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सारी जो पावर्स हैं ये यहां पर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल कहते हैं जी, अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अब ये देखिए 2006 का एक एक्ट आया था। Who would be authority to initiate the process of determining the nature and extent of individual and community forest rights or both? अब देखिए, ये जो फॉरेस्ट राइट डेवलपर्स एक्ट आया है, इसमें यहाँ पे आपसे अथॉरिटी के बारे में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो डिटरमाइन करेगी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, यानी कि एक इंडिविजुअल का या कम्युनिटी का फॉरेस्ट के ऊपर कितना राइट है, कितना अधिकार है, ये कौन सी अथॉरिटी डिटरमाइन करती है इस एक्ट के तहत। तो यहां पर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, तहसीलदार, बीडीओ, या फिर सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर है, या फिर आखिरी में ग्राम सभा आ जाता है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, ग्राम सभा। इस एक्ट के तहत ग्राम सभा के पास एक्सटेंसिव पावर्स दी गई हैं। ग्राम सभा को यह पावर दी गई है कि वो इंडिविजुअल के क्या राइट है, क्योंकि ग्राम सभा इज द बॉडी कंपोज्ड ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम दैट एरिया और दैट विलेज ओनली। तो यहां पे ग्राम सभा नोज बेटर द ग्राउंड रियलिटी कि भाई ये जो ट्रेडिशनली यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं, कितनी जमीन इनके कब्जे में है, कितनी जमीन पे ये खेती करते हैं, किसका ये लाभ उठाते हैं। सो किसका कितना अधिकार है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम सभा को ही पावर दी गई है इस एक्ट के तहत। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ यू नो द प्रीएम्बल, इफ यू नो द डीपीएसपीज, तो यू नो कि इकोनॉमिक जस्टिस एज एस्पिरेशन ऑफ इंडिया या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया कहां दी गई है, डीपीएसपीज में एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अब प्रीएम्बल में तो वी ऑल नो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात की गई है दैट वी वांट टू अचीव। एंड अगर हम बात करें डीपीएसपीज की, तो डीपीएसपीज में भी अलग अलग आर्टिकल्स में इकोनॉमिक जस्टिस की यहाँ पे बात की गई है। एंड इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव कैसे करना है उसका एक रोड मैप भी हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43 इसमें सुझाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल for the governance of the country? Fundamental for the governance of country article based questions है। and again the trend is repeated again and again। fundamental rights से कुछ questions आते हैं, DPSP से कुछ questions आते हैं। these are the areas which we cannot miss। so यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई कौन सा article 37 if you remember, उसमें कहा गया है कि directive principles of the state policy are fundamental in the governance of the country, although the DPSPs cannot be implemented in the court of law as we can go for the fundamental rights। so we all know कि fundamental rights आर्टिकल 32 के तहत, 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का रिस्पेक्टिवली रुख कर सकते हैं। बट yes, we cannot go and enforce the DPSPs although these are fundamental in the governance of the country। और ये आर्टिकल 37 में पूरी की पूरी बात कही गई है। 36 में क्या कहा गया है? 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड स्टेट की डेफिनेशन क्या है? एज इट इज गिवन इन for fundamental rights।
तो वो यहाँ पे हमें बताया गया है। ठीक है, चलिए, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। अब पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट से जुड़ी हुई ये 3 स्टेटमेंट से बताना है सही कौन सी है, गलत कौन सी है। कहता है जी कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दूसरा क्या है, स्क्रूटिनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड तीसरा क्या है, एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ कैग। अब इसमें अगर आपको अगर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता है तभी आप इसको अटेम्प्ट करके आएंगे, नहीं पता है तो नहीं करके आएंगे ऑफ कोर्स, राइट। तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको क्लैरिटी है तो आप इसको टच करें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन अगेन 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं दैट आर ओनली 22 नॉट 25। कौन से मेंबर्स हैं, कहां से आते हैं। सो पीएससी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से आते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटीज ने एस्टैब्लिश इन 1921 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। एंड अगर मैं इसकी और बात करूं तो देखिए हर साल इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के एमपीस के द्वारा, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ पीएससी ट्रेडिशनली जो है वो ऑपोजिशन पार्टी से रहा है, एंड मिनिस्टर जो है इस कमेटी के मेंबर जनरली नहीं होते हैं। अब स्क्रूटनाइज करती है, ऑफ कोर्स पीएससी स्क्रूटनाइज करती है कैग की रिपोर्ट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट को ये यहाँ पे स्क्रूटनाइज करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इंप्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कहता है, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा क्या है, मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड तीसरा क्या है, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। अब कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। ये स्टेटमेंट कहना गलत इसलिए है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट हेडिंग द कैबिनेट। कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। सो इसका अगर यहां पे पूछा गया है करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 2 ओनली। क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट एंड ही इज नॉट द हेड ऑफ कैबिनेट। हेड ऑफ द कैबिनेट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। चलिए, तो ये यहां पर हमें देखने को मिला। अब पहली स्टेटमेंट की अगर बात करूं, डेफिनेटली जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हीं में से हम कैबिनेट को निकालते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकालते हैं। दूसरा, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स यहां पर अगर इंडिया की बात करें तो लोकसभा आ जाती है। टिल दे होल्ड द ऑफिस कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा दे कंटिन्यू टू बी मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। Consider the following statements. The Council of Ministers in the center shall be collectively responsible to the Parliament. अब ये इंडिया से जुड़ी हुई बात की जा रही है। Council of Ministers shall be collectively responsible to the Parliament. ये वाली स्टेटमेंट आपको बताना है सही है या गलत है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? The Union Ministers shall hold the office during the pleasure of the Parliament. तीसरा क्या है? The Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislation. अब इसमें से आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही या गलत कौन सी है। देखिए यहां पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट एज अ होल को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इसके बाद हमारी जो सही स्टेटमेंट बचती है वो कौन सी आ जाती है? 2 और 3, दैट इज बी। सो बी यहां पर राइट ऑप्शन है 2 और 3, जिसमें आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी आउटलाइंस द प्रोविजंस फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 74 के साथ हम बात करेंगे 75 की। एंड प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अदर जो मिनिस्टर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली। एंड द प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स हैं वो सर्व करते हैं टिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा है, नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट है। एंड 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें हमें देखने को मिला, अगेन थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भाई 91st अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था उसमें ये तय किया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें जो मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ होगी इट शैल बी इक्विवेलेंट टू और नॉट इट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ, ये यहां पर बताया गया था। अब कहते हैं जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एनडीसी, अगेन देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
उस समय एक फेवरेट मुद्दा बना हुआ था यूपीएससी का। एक और क्वेश्चन आ गया, एनडीसी इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट द पंचायत शुड बी असाइन्ड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब इसमें देखिए ये जो पहली स्टेटमेंट है ये क्लियरली गलत है। उस समय एलिमिनेशन वाला सिस्टम चलता था, आज की डेट में एलिमिनेशन वाले सिस्टम जो है वो नहीं चलता है। आज की डेट में जनरली जो क्वेश्चंस है वो इस तरह से आ गए हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें अब जो है थोड़ा और डिटेल में, हम एलिमिनेशन वाला ये जो मेथड है उस समय जो चलता था उस पर नहीं रिलाई कर सकते हैं। सो उस समय के हिसाब से अगर देखें तो एलिमिनेशन हो रही है, सो नेचुरल सी चॉइस क्या आ रहा है, बी इसका निकल कर आ रहा है। 2 स्टेटमेंट एंड 3 स्टेटमेंट, दीज आर करेक्ट। सो क्या है सेकंड स्टेटमेंट, कहता द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज ट्रू। एंड तीसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइन्ड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सो यस, दिस इज ट्रू। 11th शेड्यूल की अगर हम बात करें या फिर हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, दोनों में ये चीज लिखी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। दूसरा क्या है, while the nominated members of the 2 houses of parliament have no voting rights in the presidential elections, they have the right to vote in the elections of vice president। अब पहली स्टेटमेंट में अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस, तो ये स्टेटमेंट सही होती, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर ही होते हैं एंड उन्हीं को यहां पर डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। सो पहली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गई। कहते हैं जी, while the nominated members of the 2 houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the elections of vice president। Now this statement is correct of course, क्योंकि जो nominated members हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। बट ये चीज पे याद रखिएगा, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करते समय अपने वोट का अधिकार यूज कर सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट व्हाइल दे आर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हमें याद रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जुड़ी हुई यहां पे बात की गई है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें बताए गए हैं। कहते हैं इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपीटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगेन दूसरा क्या है, इट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विसेज अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। नाउ देखिए, नालसा इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ये बोथ द स्टेटमेंट्स दीज आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नालसा एक्ट आया था 1987 के तहत एंड उसी में ये कहा गया था कि नालसा जो है इट विल इंश्योर कि फ्री एंड एक्सेसिबल लीगल असिस्टेंस सबको मिले। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगेन यहाँ पे लिखा भी है आर्टिकल 39A का जो ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी का, उसे फुलफिल करता है नालसा का ये एक्ट एंड नालसा ही जो है गाइडलाइंस इशू करता है किसको, जो लोअर यहाँ पर अथॉरिटीज आ जाती हैं, जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आ जाती हैं कि भाई आप किस तरह से लीगल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करें, एनजीओस वगैरह को फंड्स देने के लिए गाइडलाइंस वगैरह यहां से ही निकल कर आती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एनडीसी से जुड़ा हुआ, उस साल का फेवरेट टॉपिक था। कौन कौन इसके मेंबर्स आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो अगेन अगर आपको इसका उस समय की कॉम्पोजिशन क्योंकि पूछी जा रही है तो पता थी तो ठीक है, नहीं पता तो इसमें आप तुक्का तो नहीं मार के आ सकते। सो एनडीसी बी इज द राइट ऑप्शन, 1, 3 एंड 4। यहाँ पे चेयरमैन फाइनेंस कमीशन इसके मेंबर नहीं होते हैं। फाइनेंस कमीशन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट एनडीसी का मेंबर उन्हें नहीं बनाया गया है। 1, 3 एंड 4 ये यहां पर इसका राइट ऑप्शन है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने 2013 से जुड़े हुए देखे। इस तरह के जो क्वेश्चंस है 2014 के, 15 के, मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपके सामने लेकर आऊं। मेरे जो बाकी के टीममेट्स हैं वो भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, टिल देन थैंक यू। हाँ, एक चीज और कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है और हमारा जो सीसेट का क्रैश कोर्स है, इसका लाभ उठा सकते हैं। पीवाईक्यूज को फोकस करके इन दोनों चीजों को डिजाइन किया गया है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ द यूपीएससी, वी हैव डिजाइन दीज थिंग्स, यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दीज एंड बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 999 में ये
एंड 199 में ये www.tayari360.com पे जाके इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।